वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है गौरव शुक्ला और मैं लाया हूँ आपके लिए एक खूबसूरत सा लेक्चर जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 है। ठीक है, और आप लोगों ने पार्ट 1 को बहुत सराहा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आइए आज इस पार्ट 2 में हम लोग कुछ चीज़ें पिछले लेक्चर की रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वर्किंग ऑफ डेनियल सेल। मैंने बताया था कि इस डेनियल सेल में आप जिंक का एनोड बनाते हो और कॉपर का कैथोड बनाते हो, जहाँ पर जिंक में ऑक्सीडेशन होती थी और इस कॉपर कैथोड में रिडक्शन होती थी। जिंक क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Zn+2 बना रहा था, और जहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर क्या बना रहा था, कॉपर मेटल बना रहा था। फिर हम लोगों ने क्या किया था, इसका नेट रिएक्शन निकाला था। तो नेट रिएक्शन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे किया था हम लोगों ने। Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन, फिर Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिवन आउट Cu। फिर मैंने बताया था कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कर देते हैं, एलिमिनेट हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाता था, Zn + Cu+2 बनाता था Zn+2 + कॉपर मेटल। ये हमारी क्या थी बेटा, ये थी हमारी नेट रिएक्शन। ये क्या थी, नेट रिएक्शन। जहाँ पर आप लोग जानते हो कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर क्लास 11th में, जिस चैप्टर का नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं उनको मैंने पढ़ाया भी है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो वहाँ पर होती है ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो वहाँ पर होती है रिडक्शन। आप देख पा रहे होंगे जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और ये 0 से हो रहा है +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन। और Cu+2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, अब वो कम होकर के कितना हो रहा है, 0, तो यहाँ पर हो रही थी रिडक्शन। बेसिकली हम लोगों ने यही पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैंने बताया था कि आप 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हो। थोड़ा सा और देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं, ऐसे करके 2 हाफ सेल ले लेते हैं, एक हाफ सेल ये और एक हाफ सेल ये। इसमें हम लोग जिंक का एनोड और इसमें हम लोग कॉपर का कैथोड लेते थे। इन दोनों को एक वायर से क्या कर देते थे, कनेक्ट कर देते थे। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते थे, डिफ्लेक्टर। उसके बाद यहाँ पर क्या भर रहे थे हम लोग, यहाँ पर हम लोग भर रहे थे ZnSO4 और यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन भर रहे थे CuSO4। यहाँ पर जिंक की रॉड थी, यहाँ पर कॉपर की रॉड थी, और हम लोगों ने इसमें क्या बना दिया था, सॉल्ट ब्रिज। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ बहुत अच्छे से कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब आइए आज मैं आपको एक दूसरी चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे, ये NCERT में ही है,
ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी में गिवन है, आप लोग पढ़ सकते हो इस चीज़ को। क्या है? इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल बैटरी इन आ डेनियल सेल। यदि हम किसी डेनियल सेल में कोई एक्स्ट्रा बैटरी लगा दे तो क्या उसका इफ़ेक्ट होगा, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेनियल सेल बना लेते हैं। ड्राइंग मेरी ख़राब है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ये जिंक रॉड है, यहाँ पर ZnSO4, यहाँ पर CuSO4 Cu। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग करेंगे कि इस वाले दोनों सेल्स के बीच हम लोगों ने लगा दिया एक वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया? एक वोल्ट मीटर लगा दिया। जिस वोल्ट मीटर का यूज़ करके आप लोग क्या नापोगे, इसके और इसके बीच, कैथोड और एनोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो याद रखना, इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। कितना होता है बच्चा? 1.1 वोल्ट। जब आप कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हो तो आप पाते हो ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है 1.1 वोल्ट। अब देखिए मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ। मैं आगे क्या करूँगा, ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर इस वायर से एक रिहोस्टेट लगा दिया। क्या लगा दिया प्यारे बच्चे? रिहोस्टेट। और इस रिहोस्टेट से अब हम लोग क्या कनेक्ट करने जा रहे हैं? बैटरी। क्या कनेक्ट करने जा रहे हैं? एक बैटरी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये आपका एनोड था, ये क्या था? कैथोड। एनोड कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम जो बैटरी लगाएंगे ना वो जस्ट अपोजिट लगाएंगे। कैसा लगाएंगे? जस्ट अपोजिट लगाएंगे। ठीक है, जस्ट अपोजिट लगाएंगे। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये हमने लगा दिया रिहोस्टेट। ये हमने लगा दिया यहाँ पर रिहोस्टेट। क्या लगा दिया? रिहोस्टेट। अब हम लोग जो यहाँ पर बैटरी लगाने जा रहे हैं, यहाँ पर वो बैटरी क्या होगी? इन पोलैरिटीज़ के क्या होगी? जस्ट इनवर्स होगी। जैसे क्या होगी? जस्ट इनवर्स होगी। कैसे? ध्यान से देखिएगा। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो अब हम लोग नेगेटिव को किससे कनेक्ट करेंगे? पॉजिटिव से। और इस पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से। ये हमारी क्या है? एक बैटरी लग गई और इसका जो पोटेंशियल होगा ना उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे ई एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे? ई एक्सटर्नल। और इसको बोलेंगे ई ऑफ द सेल। ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी सेल्स एंड इसको बोल रहे हैं ई एक्सटर्नल। इतनी बात आपको समझ में आती है।
अब इस रिहोस्टेट की वैल्यू को हम लोग क्या रख देंगे, सबसे मिनिमम में रख देंगे। क्या रख देंगे, मिनिमम में। रिहोस्टेट का यूज़ आप लोगों ने ओम्स लॉ में किया होगा, इसको हम लोगों ने मिनिमम में सेट कर दिया। अब मेरे साथ सुनिएगा आप तीन केसेस कौन कौन से बनेंगे। अगर ई ऑफ द सेल यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल ग्रेटर हो ई ऑफ द एक्सटर्नल, ई ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन द ई ऑफ एक्सटर्नल। दूसरा केस बनेगा अगर ई ऑफ द सेल बराबर हो ई ऑफ द एक्सटर्नल के। तीसरा केस बनेगा यदि ई ऑफ द सेल लेस हो जाए ई ऑफ द एक्सटर्नल से। ठीक है, तो देखो जरा, अगर ई ऑफ द सेल यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दी सेल्स ज़्यादा है किससे, एक्सटर्नल सेल से, यानी इसके पोटेंशियल डिफरेंस से। ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कौन है, तो बताओ जरा डोमिनेट कौन करेगा। डोमिनेट मतलब है इफेक्ट किसका आएगा, इसका आएगा, ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो इस केस में दोनों सेल्स का जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी मतलब माइनस माइनस रहेगा और प्लस प्लस रहेगा, यानी पोलैरिटी ऑफ द सेल विल नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। जिंक सल्फेट में क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व करेगा। लेकिन होगा क्या, जैसे ही ई ऑफ द सेल जो कि है 1.1 वोल्ट बराबर हो जाएगा ई ऑफ द एक्सटर्नल्स के बराबर, तो याद रखना ये सेल की जो करंट फ्लो होगी ना, जो करंट फ्लो हो रही थी, करंट कहाँ से बेटा फ्लो हो रही थी, याद करो कैथोड से एनोड की तरफ। तो जो करंट है वो फ्लो होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जब ई ऑफ द एक्सटर्नल यानी ये आउटर मोस्ट का जो आपने बैटरी लगा रखा है जिसको हम बोल रहे हैं ई एक्सटर्नल, ये ज़्यादा हो जाएगा ई ऑफ द सेल से। मेरी बात ध्यान सुनना है, ये जब ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो अब डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हो जाएगा, ई ऑफ द एक्सटर्नल। और जब डोमिनेटिंग फैक्टर ई ऑफ द एक्सटर्नल हो जाएगा तो बताओ जरा पोलैरिटी थी यहाँ पर माइनस, लेकिन अब इफेक्ट किसका ज़्यादा हो रहा है, प्लस का। पोलैरिटी थी यहाँ पे प्लस, लेकिन इफेक्ट किसका ज़्यादा हो रहा है, माइनस का। तो बताओ सेल का जो पोलैरिटी होगा वो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यानी ये जो प्लस वाला एनोड था ये बन जाएगा माइनस, ये जो माइनस वाला एनोड था वो हो जाएगा प्लस, और ये जो आपका प्लस वाला कैथोड था ये हो जाएगा माइनस। तो इस केस में याद करना, मैंने आपको बताया था कि जब एनोड प्लस का हो जाए और कैथोड माइनस का हो जाए तो इस सेल को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। याद करो डिफरेंस में मैंने ये चीज बताई थी। तो आओ अब इस चीज को लिख लेते हैं। क्या होगा, ई ऑफ द सेल जब ज्यादा होगी ई ऑफ द एक्सटर्नल से, तो क्या होगी, पोलैरिटी ऑफ द सेल रिमेन सेम रहेगी। जिंक विल डिसॉल्व into ZnSO4 and copper into the CuSO4, नो चेंज। ये सेल कैसा रहेगा, अभी भी कैसा रहेगा बेटा, जल्दी बताओ, गैल्वेनिक सेल ही रहेगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन केस टू क्या हो जाएगा, केस टू में अगर ई ऑफ द सेल बराबर हो गया ई ऑफ द एक्सटर्नल के, यानी ये भी 1.1 हो गया, वो भी 1.1 हो गया। इस तरह समझो कि ई ऑफ द सेल क्या है 1.1, अभी हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू कितनी सेट की 0.7, मान लेते हैं 0.7 हमारा पहुंचा। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.7 और ये कितना है 1.1, तो 1.1 ज़्यादा है तो पोलैरिटी क्या रहेगी, सेम। लेकिन जैसे ही इसका भी 1.1 और इसका भी 1.1 दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगी, सेल विल स्टॉप वर्किंग एंड
नो करंट विल बी विदड्रॉन, कोई भी करंट नहीं ली जा सकती है। याद रखना, डेनियल सेल वर्क करना बंद कर देगी, लेकिन जैसे ही ई ऑफ द एक्सटर्नल ग्रेटर हो जाएगा ई ऑफ द सेल से, यानी यहां पर मान लेते हैं हमने कितना 2.0 वोल्ट लगा दिया और यहां पर कितना है 1.1 वोल्ट, 2 ज़्यादा है 1.1 से, तो बताओ ई एक्सटर्नल डोमिनेट कर जाएगा ई ऑफ द सेल को, तो क्या हो जाएगा पोलैरिटी ऑफ सेल विल बी रिवर्स्ड, क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, एंड सेल विल वर्क एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कैसा काम करने लगेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, यानी इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब मजे की बात देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी डेनियल सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो क्या करना होगा, आपको एक्सटर्नल में एक बैटरी लगाना पड़ेगा और उस एक्सटर्नल बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ई ऑफ द सेल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो आपका डेनियल सेल वर्क करने लगेगा एज आ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और डेनियल सेल में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको बता दिया था, एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, चार्ज कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और मैंने यहाँ पर बताया था कि जो एनोड होता है वो हमेशा प्लस होता है और कैथोड हमारा माइनस होता है। ये मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहले ही पेज में दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लोगे, इसको नोट कर लो बेटा, इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, मतलब गैल्वेनिक सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं क्या हो रहा था गैल्वेनिक सेल में कि जिंक हमारा Zn+2 बना रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हुए, डोनेट करते हुए, इसको हम बोल रहे थे ऑक्सीडेशन, क्या बोल रहे थे इसको, ऑक्सीडेशन, और Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा था और इसको हम बोल रहे थे कॉपर सॉलिड। इसको हम लोग एक्वस भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक्वस भी लिख सकते हैं। सॉलिड हो गया, ये जिंक सॉलिड है, ठीक है, ये क्या हो रहा था, रिडक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग ये चीज तो समझ चुके हैं कि ऐसे लिखते हैं, लेकिन और भी इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। याद रखना 2 प्रकार की, अगर सिंगल ये आपको इस तरह की चीज दिख जाए तो ये होता है स्टेट चेंज। ये क्या होता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट चेंज को। और अगर आपको 2 चीजें दिख जाएं ये एक साथ, तो इसका मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। याद करिए सॉल्ट ब्रिज का हम लोगों ने यूज किया था, हाँ बिल्कुल किया था, सॉल्ट ब्रिज का यूज किया था सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा सेल, हाफ सेल, जो 2 हाफ सेल हो रहे थे ना, एक हाफ सेल इसका था और एक हाफ सेल इसका था, इन दोनों हाफ सेल्स के बीच इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनी रहे, इसके लिए हमने इस सॉल्ट ब्रिज का यूज किया था, है ना। तो हम लोग इस रिएक्शन को इस तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक छोटा सा तरीका याद रखना, रिप्रेजेंटेशन से पहले ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये हमेशा किस पे बेस्ड होता है, लोन पे। किस पे बेस्ड होगा, लोन पे। लोन क्या होता है, लोन का मतलब हो गया, एल का मतलब हो गया लेफ्ट, ओ का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, ए का मतलब हो गया एनोड, और एनोड कैसा रहेगा इसका, नेगेटिव रहेगा। हमेशा याद रखना कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो रिप्रेजेंटेशन होगा सेल का, वो हमेशा किसका होगा, ऑक्सीडेशन का, वो उसको हम मानेंगे एनोड, और वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। अब ध्यान सुनना बेटा, क्या हो रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn+2 में, तो ये क्या हो रहा है, जिंक से स्टेट चेंज होकर के किस में आ रही है, सॉलिड से एक्वस। तो हम लोग स्टेट चेंज के लिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल को। यहाँ पे लिख दोगे Zn+2 एक्वस
अब इनके बीच क्या आ रहा था, सॉल्ट ब्रिज आ रहा था, तो ये सॉल्ट ब्रिज बना दो बेटा। अब यहां पर क्या हो रहा था, Cu+2 एक्वस से स्टेट चेंज हो रही थी, किसमें, Cu में। समझ में आता है? तो ये क्या हो रहा था, एक्वस, ये है हमारा सॉलिड। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं किस चीज को। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया सिंपल सा, किसका, एक सेल को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन करने का एक सिंपल तरीका हो गया। नोट करो इसको। अब देखिए आगे, कई बार क्या हो जाता है कि जो हम लोगों ने ये सेल का रिप्रेजेंटेशन देखा, आपको भी मैंने समझाया। अब कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग इलेक्ट्रोड्स नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? मान लो कोई गैस आ गई, तो उस गैस का आप क्या सॉलिड इलेक्ट्रोड बना पाओगे? क्या उसका एनोड और कैथोड क्रिएट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? कोई एक्वस सॉल्यूशन आ गया लिक्विड का कैसे आप कोई सॉलिड एनोड और कैथोड क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो अगर आप किसी का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हो तो उसके लिए एक आप क्या करते हो, आइडियल इलेक्ट्रोड्स मान लेते हो। वो या तो ग्रेफाइट का हो सकता है या तो प्लैटिनम का हो सकता है। तो लिख लीजिए, इफ वी कैन नॉट मेक एन इलेक्ट्रोड, इफ वी cannot make an electrode of a cell, तो हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे, हम लोग प्लेटिनम का यूज करेंगे या ग्रेफाइट का यूज करेंगे। आइए इसके लिए कुछ एग्जांपल्स में लेके आया हूं आपके लिए, इसको नोट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है जिंक सॉलिड 2H+ गिवन आउट Zn+2 प्लस H2 गैसियस। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। अब यहां पर जिंक सॉलिड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। ये किस में जा रहा है, Zn+2 में। तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन यहां पर 2H+ था, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +1 था, यहां पर कितना हो रहा है, 0। तो बताओ जरा क्या होगा, रिडक्शन होगा ना। आ रहा समझ में? अब सेल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन कहता है, मैंने अभी आपको लिखाया था लोन, क्या लिखाया था, लोन, कि हमेशा लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन हाफ रहेगा। तो देखो जरा क्या हो रहा है, जिंक की स्टेट कन्वर्ट हो रही है किसमें, Zn+2 एक्वस में, और इसके बीच क्या आएगा, सॉल्ट ब्रिज आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सॉल्ट ब्रिज। अब बताओ यहां पर इसका मैग्नीट्यूड नहीं, यहां पर देखो ये H+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैसियस में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैसियस में। अब बताओ क्या, H+ जो कि एक्वस है और क्या H2 गैस, इसका कोई आप सॉलिड इलेक्ट्रोड बना सकते हो, सॉलिड एनोड और कैथोड बना सकते हो, आंसर नहीं बना सकते हैं। तो जब नहीं बना सकते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या लाएंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। यानी वहां पर हम लोग किसका बना देंगे, या तो प्लेटिनम या तो ग्रेफाइट का एक आइडियल इलेक्ट्रोड अपने आप से क्या कर लेंगे, यहां पर एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, Pt सॉलिड। ठीक है, जो कि क्या होगा, इनर्ट होगा, यानी इनसे तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो क्या कर जाएगा, आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड का एक कॉन्सेप्ट क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। अब बताओ H2 क्या है, एक गैस है, तो इसका हम लोग क्या लेंगे, इसका एक क्या होगा, एक पार्शियल प्रेशर भी होगा, एक्सर्ट करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, P ऑफ H2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। इस तरह से इस वाली इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन आप लोग इस तरह से
करोगे। कोई डाउट? नोट करो। और एक नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर Cr2O7 -2 प्लस Fe+2 एक्वस कन्वर्ट हो रहा है हमारा Cr+3 एक्वस Fe+3 एक्वस। ठीक है, वैसे सारे ही यहाँ पर क्या हैं? आयंस ही हैं। अब हमारा यहाँ पर इस क्रोमियम का हम लोग क्या निकाल लेते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। रेडॉक्स रिएक्शन 11th में आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो आइए Cr का हम लोग क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो Cr2O7 -2 लग दिया। इसको मुझे निकालना है तो इसको मैं क्या मान लूँगा? x मान लूँगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। इस -2 को क्या कर देंगे? बराबर रख देंगे, चार्ज इधर चला जाएगा। 2x -14 बराबर -2, 2x बराबर 14 प्लस 2 -2 सॉरी। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 12, x बराबर प्लस का 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमियम का कितना चार्ज है? +6। अब बताओ +6 से ये प्लस किस में जा रहा है? 3 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बताओ +6 से किस में जा रहा है? +3 में। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है? बताओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिडक्शन। अब +2 से चार्ज बढ़ करके क्या हो रहा है? +3। बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल सही, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और लोन आप लगा लो, इसमें क्या लगा दो? लोन। यानी लेफ्ट साइड में हमेशा क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन हाफ रहेगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो रहा है? Fe+2 से स्टेट चेंज होकर के किस में जा रहा है? Fe+3 में। अब बताओ, यहाँ पर आयन है जो कि एक्वस है, यहाँ पर भी आयन है जो कि एक्वस है। बताओ क्या एक्वस सॉल्यूशन का आप कोई फिजिकल रॉड बना सकते हो जो एज अ एनोड या कैथोड काम कर सके? क्या इसका एनोड बनाना पॉसिबल है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम लोग क्या लेंगे? एक आइडियल इलेक्ट्रोड ले लेंगे जो कि इनर्ट नेचर का होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? PT सॉलिड। समझ में आ रहा होगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सॉल्ट ब्रिज। अब देखो जरा, यहाँ पर क्या हो रहा था? Cr2O7 -2 स्टेट चेंज होकर के किस में जा रहा था? Cr+3 में। अब बताओ, यहाँ पर भी आयन है, यहाँ पर भी आयन है। क्या आयन का आप कैथोड बना सकते हो? तो आंसर है सर बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे? एक इनर्ट इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलेंगे PT सॉलिड। भाई साहब, ये आपका क्या हो गया? इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको नोट करिए। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखी हुई है आपके सामने बोर्ड में। 2Ag प्लस विद H2 गैसियस कन्वर्ट इनटू द 2Ag सॉलिड प्लस H प्लस एक्वस। आइए करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है 1, यहाँ पर है ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो बताओ ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। यहाँ पर 0 से हो रहा है +1, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द सेल होता है। तो बताओ जरा क्या हो रहा है? H2 गैसियस कन्वर्ट, ये स्टेट चेंज हो रही है किसमें? H+ में, H+ एक्वस। अब बताओ, ये है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ। क्या इस गैस का आप कोई सॉलिड एनोड बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। क्या आप इस H+ आयन का कोई एनोड बना सकते हो? आंसर है बिल्कुल नहीं सर। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे? एक इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेंगे, दैट इज अ प्लेटिनम सॉलिड। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? Ag+ से Ag हो रहा है रिडक्शन, जो कि हम ठीक है रिडक्शन Ag+ से Ag। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे? Ag+ एक्वस इज कन्वर्टेड इनटू Ag सॉलिड। अब बताओ क्या इस सॉलिड का कैथोड बनाया जा सकता है? बिल्कुल सर बनाया जा सकता है।
ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर भी हमको इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, सेल का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। नोट करिए इसको। आइए नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। 2MnO4- बना रहा है ऑक्जेलेट C2O4-2 प्लस एसिडिक, ये H+ किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि रिएक्शन किस में हो रही है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस करना सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो आप वेट करिए, कुछ टाइम बाद मैं उसका भी लेक्चर यहाँ पर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा मैंगनीज की यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो आपको निकालनी होगी। तो देखिए MnO4-1, इसकी हम लोगों को क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको x मान लीजिए, इसको मान लीजिए 4-2 बराबर -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 बराबर -1, तो x बराबर 8 -1, x बराबर 7। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी 7, यहाँ पर है +2, यहाँ पर क्या है बेटा +2, समझ में आ रहा होगा। 7 से क्या हो रही है, 2 हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होने पर क्या होता है बेटा, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से इस कार्बन के बीच क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो इसको क्या हो लिख सकते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि C2O4-2 जो कि क्या है, एक्वस, इसकी स्टेट चेंज हो रही है किसमें, CO2 गैस में। इसमें क्या आ जाएगा, एक सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, MnO4- जो कि एक्वस है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बताओ जल्दी से, Mn+2 में। और याद रखना ये ओवरऑल रिएक्शन किस में हो रही है, एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, H+, जिससे कि हमें मालूम चल जाएगा कि ये क्या हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या बताओ, एक्वस सॉल्यूशन का कभी भी कोई इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है इस तरह, आंसर है बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। क्या गैस का इलेक्ट्रोड आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड आ जाएगा प्लेटिनम का। इसी तरह से यहाँ पर भी एक्वस है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी रिएक्शन दे दिया जाए तो उसकी सेल रिएक्शन आप इस तरह से बना लोगे। धीरे धीरे आपको सारा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ये मैं आपको बेस बना रहा हूँ नर्स्ट इक्वेशन का, जो आने वाले लेक्चर्स में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे कि एक आपको रिएक्शन दे दी जाती थी, उससे आपको ये सेल का एक इक्वेशन बनाना होता था, जहाँ पर ये स्टेट चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था कि या कहाँ से कौन सी स्टेट चेंज हो रही है, और ये आपका सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब हम लोगों को इसका जस्ट इन्वर्स करना है। अब इस सेल इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम लोगों को नेट रिएक्शन, अभी नेट रिएक्शन दी जा रही थी, उससे हम लोगों को सेल इक्वेशन बनाना था। अब सेल इक्वेशन को देख करके आपको नेट रिएक्शन निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत आराम से हर चीज़ समझा रहा हूँ। चलिए आइए इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ, क्या लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ। तो बताओ 0 से +1 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, और लेफ्ट साइड रखा है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो बताओ जरा क्या हो रहा है, H2 से H+ बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन रहे होंगे तो कितने बना रहा होगा, 2H+। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे इसने, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे कि नहीं किए होंगे। तो ये क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हाफ।
यहाँ पर क्या हो रहा होगा, Sn+4 से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बेटा रिडक्शन हाफ। यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा होगा, Sn+4 क्या हो रहा है, कन्वर्ट Sn+2। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो रिडक्शन हो गया। +4 था, इसने क्या किए होंगे, इसके द्वारा दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया होगा, गेन कर लिया होगा। तो 4 में से 2 चले गए तो +2। ठीक है, अब बताओ इसकी नेट रिएक्शन निकालना है हमें। तो नेट रिएक्शन के लिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर किए जाते हैं। अगर नहीं है बराबर तो आप उनको क्या करोगे, बराबर करके एलिमिनेट करोगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो बताओ जरा यहाँ से नेट रिएक्शन क्या निकल के आएगी, H2 गैसियस प्लस Sn+4 एक्वस गिवन आउट। प्रोडक्ट साइड बन रहा है हमारा 2H प्लस Sn+2। ये हमारी क्या हो गई, ये हो गया हमारा एक्वस, ये भी क्या हो गया, एक्वस। तो ये मेरी आ गई नेट रिएक्शन। अब कभी कभी वो कह देता है कि इस नेट रिएक्शन का आप क्या निकालो, रिएक्शन कॉफिशिएंट भी निकालो। तो वो भी समझ लो बेटा, रिएक्शन कॉफिशिएंट हम लोग कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने अगर इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर क्लास 11th में पढ़ा हो तो रिएक्शन कॉफिशिएंट वहाँ पर 2 आते थे, एक Kp आता था और एक Kc आता था। आपको अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने पढ़ाया था। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता था, प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। तो देखो जरा, यहाँ पर प्रोडक्ट का, और यहाँ पर ये जो नंबर लिखे होते थे, ये नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या होते थे, नंबर ऑफ मोल्स। ये किस में चले जाते थे, रेज टू द पावर में चले जाते थे। किस में चले जाते थे, रेज टू द पावर में। और ये इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या पढ़ते थे। तो देखो इसका हम लोगों को क्या लिखना है, रिएक्शन कॉफिशिएंट। तो इसका क्या हो जाएगा, H प्लस रेज टू द पावर 2, और यहाँ पर हो जाएगा Sn+2, ये हो जाएगा। इधर साइड क्या हो जाएगा, H2, ये एक गैस है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर आ जाएगा P ऑफ H2 दैट इज पार्शियल प्रेशर फॉर द हाइड्रोजन गैस। देन यहाँ पर आ जाएगा Sn+4, ये क्या आ जाएगा, इस रिएक्शन का रिएक्शन कॉफिशिएंट आ जाएगा। और अगर रिएक्शन कॉफिशिएंट आपको नहीं आ रहा तो एक एग्जांपल और लेके आप समझ सकते हो कि N2 + 3H2, याद करो ये क्या होता था, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बनाता था 2NH3। तो अब हम लोगों को इसके लिए K का वैल्यू लिखना हो, इस Q का वैल्यू लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी। एक्टिव मास ऑफ द NH3 और रेज टू द पावर 2, जो यहाँ पर मोल होता है वो ऊपर चढ़ जाता है, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा N2 और यहाँ पर हो जाएगा रेज टू द पावर हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर टू द 3। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे क्लास 11th का इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर। तो ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आपको एक सेल रिएक्शन दी हुई है। इस सेल रिएक्शन से आपको क्या निकालना है, नेट रिएक्शन निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे लिखूंगा ऑक्सीडेशन हाफ और नीचे लिखूंगा यहाँ पर रिडक्शन हाफ। मुझे इन दोनों हाफ का यूज़ करके क्या बनाना है, एक नेट रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा होगा, Sn बन रहा है हमारा Sn+4। तो दिमाग लगाओ, ये +4 क्यों बना होगा, क्योंकि इस वाले सॉलिड ने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे। तो ये क्या बन गया होगा, एक एनायन कैटायन बन गया होगा Sn+4 का। तो यहाँ पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 4। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ। अब आप बताओ, यहाँ पर आ जाओ जरा, Cl2 ने क्या बनाया, Cl-।
तो कभी भी एक क्लोराइड आयन कभी भी ऐसे नहीं निकल सकता, तो हम इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो बताओ Cl2 ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा इसको पीछे से लिख दो, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे जिससे कि ये Cl- 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तभी इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज आ गया। अब हम लोगों को नेट रिएक्शन लिखनी है, तो मैंने बताया था ये 4 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने एज्यूम किए होते हैं, इनको हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो इस 4 को इस 2 से एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूँ, इस पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 2Cl2 + 4 इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट 4Cl- हो जाएगा। अब बताओ इस रिएक्शन में से ये 4 इलेक्ट्रॉन इस 4 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो बताओ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं Sn सॉलिड + 2Cl2 गैस कन्वर्ट हो रहा है Sn + 4 में + 4Cl आयन एक्वस में। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, नेट रिएक्शन आ गई। किसी ने कह दिया सर इसके लिए क्या लिख दो, रिएक्शन कॉफिशिएंट लिख दो। तो बहुत आसान है रिएक्शन कॉफिशिएंट लिखना। आओ मेरे साथ देखो क्या होगा, प्रोडक्ट का एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है बेटा, ये बिल्कुल वही होता है, मोलर कंसंट्रेशन होता है। ये क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ पर यूनिट वॉल्यूम। जो आप मोलैरिटी पढ़ते हो वही एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्टकट है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा Cl- का ⁴ डिवाइडेड बाई Sn सॉलिड, यहाँ पर हो जाएगा Cl2 जो कि एक गैस है, तो इसका हो जाएगा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ⁻²। अब याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखना Sn क्या है, एक सॉलिड है। तो किसी भी सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है वो क्या कंसीडर किया जाता है, 1। तो इसका एक्टिव मास हम लोग कितना ले लेंगे, 1। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट अब कितना बचेगा, Sn ⁴ एंड Cl⁻⁻4। और यहाँ पर हो जाएगा PCl2 गैसियस ⁻²। ये इसका क्या आ जाएगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, आपसे पूछ ले कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, तो हम बता सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन का। तो इसको बोलते हैं n। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का। ये n का वैल्यू आप लोग याद रखना, ये हम लोग यूज़ करेंगे नर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो इसके बाद का लेक्चर हम लोग कल मिलते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यही मेरे लिए क्या होगा, मोटिवेशन होगा। और अच्छे अच्छे इसमें कमेंट करिए और अपने डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच।